Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं. इसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. इस वीडियो लेक्चर में हम पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो आप ये हेडिंग देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के जरिए होता है. ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ ब्लड के जरिए होता है. और ब्लड के जो दो मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं वो है ब्लड प्लाज्मा which contributes 3% part and RBC which contributes 97% part. तो RBC में कैसे कि हीमोग्लोबिन जो वर्टिब्रेट्स में होता है, हीमोग्लोबिन वो RBC के अंदर होता है. RBC का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन है. तो हीमोग्लोबिन के साथ तो हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा का रोल माइनर है और आरबीसी का रोल मेजर है. कारण ये है कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो काफ़ी कम होती है और दूसरी ओर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा है. इस वजह से हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है. ठीक है, ये लिखा है कि ये मेजर रोल प्ले करता है और वो माइनर रोल प्ले करता है. लेकिन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके पहले थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का के बारे में इसका स्ट्रक्चर समझ लेना जरूरी है. हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है. कॉन्जुगेट प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा होता है. ये देखो यहाँ लिखा है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. Non-protein part of conjugate protein is called prosthetic group. What is prosthetic group in hemoglobin? ये देखो, ये ग्लोबिन वाला जो पार्ट है ये प्रोटीन है और जो हीम वाला पार्ट है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है. तो ये हीम आखिर होते क्या है? हीम में दो चीज होता है, एक तो आयरन पार्ट होता है और एक नॉन आयरन पार्ट होता है. नॉन आयरन पार्ट को पोरफायरिन कहते हैं, नॉन आयरन पार्ट को पोरफायरिन कहते हैं. और पोरफायरिन जो है वो टेट्रापायरोल रिंग का बना होता है. टेट्रापायरोल, पायरोल ग्रुप कितने होते हैं? 4. टेट्रा मीन्स 4. तो दैट्स व्हाट टेट्रापायरोल रिंग का बना होता है. तो आप हीम को डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स ए आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन. तो बच्चा दूसरा पार्ट ग्लोबिन. ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन किसके बने हैं? पॉलीपेप्टाइड के. पॉलीपेप्टाइड क्या है? एमाइनो एसिड का एग्रीगेट. बहुत सारे एमाइनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. एंड ग्लोबिन इज ए पॉलीपेप्टाइड. तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होता है. 2 को हम डेजिग्नेट करते हैं अल्फा से और 2 को डेजिग्नेट करते हैं बीटा से. 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड. अब इन पॉलीपेप्टाइड में एक जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, 1 अल्फा पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स 141 अमीनो एसिड. 1 बीटा पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स 146 अमीनो एसिड्स. तो हमें यदि हीमोग्लोबिन में टोटल अमीनो एसिड के नंबर बताने हो तो अल्फा क्योंकि 2 है, बीटा 2 है, तो इस पूरे इसको आप ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को. तो जो टोटल नंबर होगा वही अमीनो एसिड, उतने ही अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है. ठीक है. एक चीज और भी है यहाँ पर कि आप देख रहे हो कि हीमोग्लोबिन में एक हीम नहीं होता. हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 हीम ग्रुप्स. 4 हीम ग्रुप्स एंड देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड. तो आप देख रहे हो ये कोरिलेशन में कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 1 heme is associated with 1 polypeptide.
Therefore, 4 hemes are associated with 4 polypeptide. और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन में वो हीम के साथ होती है, हीम के साथ होती है, ग्लोबिन के साथ नहीं होती। ग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में दोनों में पार्टिसिपेट करता है, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें तो खैर मेजर ही करता है ऑक्सीजन में। तो अब देखो कि कैसे बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हीमोग्लोबिन, इन हीमोग्लोबिन 1 हीम इज एसोसिएटेड विथ 1 पॉलीपेप्टाइड। ये मैं अभी कह रहा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड है, हीम ग्रुप भी 4 है। Now O2 binds with heme part of the hemoglobin. ग्लोबिन के साथ CO2 की बाइंडिंग होती है। 1 mole of hemoglobin binds with 4 molecules of oxygen. ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 molecule of hemoglobin, not 1 molecule of heme. 1 molecule of hemoglobin binds with 4 molecules of oxygen. क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने हीम ग्रुप्स होते हैं? 4 ग्रुप। और एक हीम एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो 4 कितने के साथ करेगा? 4 कितने के साथ करेगा? 4 के साथ करेगा। अब ये जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, ये इंटायरली ड्यू टू एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए बाइंडिंग होती है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता उनके बीच, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अपने एफिनिटी के कारण बाइंड करता है। और ये एफिनिटी किसी दूसरे गैस के लिए ज्यादा है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा है। तो यदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिक्सचर हो तो किसके साथ एफिनिटी ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो मोस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये एफिनिटी के कारण बाइंडिंग होती है। अब इस बाइंडिंग में जैसे हमने आपको बताया कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, लेकिन ये चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ एक साथ बाइंड नहीं करते। एक एक करके देख रहे हो, एक एक करके बाइंडिंग हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए कि हीमोग्लोबिन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म और एक होता है रिलैक्स्ड फॉर्म। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं किया होता तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। और उस समय जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो एक ही मॉलिक्यूल हीम का हीमोग्लोबिन के सरफेस पर दिखता है। तो ऐसा होगा कि पहला मॉलिक्यूल हीम का जब बाइंड करेगा पहले ऑक्सीजन के साथ, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का Hb4O2। हीमोग्लोबिन को हम Hb4 से इंडिकेट करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप्स हैं, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप्स हैं। तो देख लो कि Hb4O2 में बदल गया। अब हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड हो गया, नहीं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो पहले मॉलिक्यूल के साथ जब बाइंडिंग हो गई तो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हुआ? 25%। जैसे ही पहले मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है, जो दूसरा हीम ग्रुप है उससे बाइंड करने के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है। जब सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग होगी तो तीसरे के लिए एफिनिटी बढ़ जाएगी, तीसरे के साथ बाइंडिंग होगी तो चौथे के लिए एफिनिटी और बढ़ जाएगी। तो इस इफेक्ट को जब एक हीमोग्लोबिन पहले मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और वो दूसरे के बाइंडिंग के लिए एफिनिटी को बढ़ा देता है, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? कोऑपरेशन हो रही है ना। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जब पहला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ
बाइंड करने की एफिनिटी बढ़ जाना, इस इफेक्ट को हम कोऑपरेटिव इफेक्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि कोऑपरेटिव इफेक्ट किस प्रोटीन में होती है, तो ये हीमोग्लोबिन में होती है। ये प्रॉपर्टी जो है कोऑपरेशन की हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब ये जो अपने परसेंटेज सेचुरेशन लिखा है कि हीमोग्लोबिन को 100% सेचुरेटेड कब कहेंगे? हीमोग्लोबिन को 100% सेचुरेटेड तब कहेंगे जब वो चारों मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाए। तो दो मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग Hb4O4 50% सेचुरेशन, तीसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग हो गई 75% सेचुरेशन, 80 चौथे मॉलिक्यूल के साथ हो गई तो 100% सेचुरेशन। तो हीमोग्लोबिन, यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा? Hb4O8, ये फुल्ली सेचुरेटेड। अब इस हीमोग्लोबिन के पास कोई भी एक्स्ट्रा हीम नहीं है ताकि वो उसके साथ बाइंड कर सके। वन हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। एक दूसरी वैल्यू ये है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सारी डिराइव की हुई वैल्यूज है, आपको सिर्फ लर्न करना है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू 1.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। हम थ्योरेटिकली ये मानते हैं कि एक हेल्दी पर्सन के 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। वो प्रैक्टिकली 14.8 होता है, लेकिन हम इसको रफली 15 ग्राम ले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है कि 100 ml हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब 1 ग्राम 1.34 ml के साथ बाइंड करता है, तो 15 ग्राम कितने के साथ करेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देते। ये वैल्यू पूरा 20 ml नहीं होता, थोड़ा कम होता है, लेकिन रफली हम यही मानते कि 100 ml ब्लड का सैंपल, if it contains 15 gram of hemoglobin, it will carry how much oxygen? 20 ml of oxygen। ये हमारे 100 ml ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी है। अब आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन बीइंग ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 100 ml ब्लड 20 ml O2 को कैरी करता है, तो 5 से 6 लीटर कितना करेगा उसको आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 100 ml ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी कितनी हुई कि इट कैन कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन की, किस लिए होती है? हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, नहीं, हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ऑक्सीजन को लेके जाना कहाँ है उसे? ऑक्सीजन को लेके जाना है टिश्यू के पास, ताकि टिश्यू को वो ऑक्सीजन डिलीवर कर सके। किस लिए? टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर कर सके ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो फूड का। तो वो कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है उसकी एक वैल्यू दी हुई है कि 100 ml ब्लड कैरी कितना करता है? 20 ml। नॉर्मल कंडीशन में, मतलब आदमी कोई फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में जब वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो 100 ml ब्लड डिलीवर्स 5 ml O2 टू द टिश्यूज। तो 5 ml दे रहा है तो कितना परसेंट दे रहा है? 25%। 20 ml का 5 ml क्या हुआ? 25%। इस समय हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन लेवल कितना रह जाएगा? क्योंकि उसने 20% डिलीवर कर दिया, तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन लेवल कितना रह जाएगा? 75%। लेकिन जब एक्टिविटी करते हैं, हम ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, इन सच कंडीशन हीमोग्लोबिन डिलीवर्स 15 ml O2 टू द टिश्यूज। मतलब वो 75% डिलीवर कर रहा है। उस कंडीशन में ब्लड का सेचुरेशन लेवल कितना हो जाएगा? उन कंडीशन में ब्लड का सेचुरेशन लेवल 25%, क्योंकि
75% उसने डिलीवर कर दिया। अब ब्लड में 5 ml ही रह गया ना ऑक्सीजन, तो कितना परसेंट आ गया? 25%। तो ये दो डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, इन दो डिफरेंट कंडीशंस में जब हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं या जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को डिलीवर करता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखनी चाहिए। फिर एक हेडिंग आप देख रहे हो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में, इस कर्व में इस एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिया हुआ है ना। ये 10, 20 ये सारे पार्शियल प्रेशर mmSg में है ना, 10, 20, 100 तक है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इस एक्सिस पर परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का दिखा रखा है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन क्या है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यदि पार्शियल प्रेशर 10 है तो परसेंटेज सेचुरेशन कुछ हो, 20 है तो परसेंटेज सेचुरेशन कुछ और हो, 30 है तो परसेंटेज सेचुरेशन कुछ और हो। इसे यहाँ पर देख रहे हो कि 40 mmSg परसेंटेज सेचुरेशन 80% से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये ग्राफ ये दिखाता है कि जब हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाते हैं, जब हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाते हैं तो परसेंटेज सेचुरेशन भी क्या होता है? बढ़ता है। नहीं, अब देखो कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये चीज इंडिकेट करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये इंडिकेट करता है कि एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट। तो 100 mmSg पार्शियल प्रेशर जब हो जाता है, 100 mmSg पार्शियल प्रेशर, देखो 100 mmSg पर पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सेचुरेट हो जाएगा? 100% सेचुरेटेड हो जाएगा। नहीं, 100 mmSg पर हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड हो जाएगा। अब ये आप एज्यूम करो कि हमने पार्शियल प्रेशर 100 से ज़्यादा बढ़ा दिया, हमने पार्शियल प्रेशर 100 से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन फुल्ली सेचुरेटेड कब माना जाता है? जब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाए, मतलब हीमोग्लोबिन किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए? Hb4O8 में। और वो कब होता है? 100 mmSg पर। अब तो हीमोग्लोबिन के पास फ्री हीम ग्रुप है ही नहीं, तो परसेंटेज सेचुरेशन यदि पार्शियल प्रेशर यदि हम बढ़ाते हैं तो परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो हम इस कर्व के जरिए ये दिखाते हैं कि एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, या जब हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का बढ़ता है, एक सर्टेन टाइम तक बढ़ता है। और वो सर्टेन पार्शियल प्रेशर क्या है? 100 mmSg तक। 100 mmSg तक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा, उसके बियॉन्ड परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो फुल्ली सेचुरेटेड हो जाता है। इस तरह का जो कर्व है, इस तरह के कर्व को हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, एस लाइक कर्व, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। द शेप ऑफ द कर्व इज सिग्मॉइड, ऐसे। ऐसा क्यों? कि यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इस कर्व का शेप सिग्मॉइड क्यों होता है, तो इसका आंसर कोऑपरेटिव इफेक्ट में छुपा हुआ है। ऐसा अभी हमने क्या बताया कि 4 के 4 हीम ग्रुप जो होते हैं हीमोग्लोबिन में, क्या वो एक साथ बाइंड करते हैं क्या? यदि बाइंड करते तो शेप बिल्कुल स्ट्रेट होता कर्व का। एक साथ बाइंड करते नहीं, पहले मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी, फिर दूसरे मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी, फिर तीसरे की होगी, फिर चौथे की होगी। इसलिए कर्व का शेप क्या होता है? सिग्मॉइड होता है। यदि चारों मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड कर जाते तो हीमोग्लोबिन ये सेचुरेट, इसका जो कर्व का शेप है वो स्ट्रेट जाता, कर्व एस शेप में नहीं होता। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ, इसके लिए जिसे आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिखाया गया, एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, Hb4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है? 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Hb4O8।
ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इट शुड बी हाई। जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा है? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है होगा तो बाइंडिंग होगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, या इस प्रोसेस को आप एसोसिएशन कह सकते हो। ये एसोसिएट कर रहा है, नहीं, और एसोसिएट होकर के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर के क्या बनाता है? Hb4O8, है ना, Hb4O8, ये Hb4O8, ये नहीं, Hb4O8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। लेकिन ये जो Hb4O8 बना, ये Hb4O8 डिसोसिएट कब होगा? ये डिसोसिएट कहाँ पर होगा? डिसोसिएट वहां पर होगा जहां पर पार्शियल प्रेशर कम हो ऑक्सीजन का, और वो कम कहाँ है? टिश्यू में। क्यों कम है? क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, इसलिए वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा। इस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन में यहाँ पर जो बाइंडिंग हो रही थी, बाइंडिंग थी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, वो डिसोसिएट होगा और देखो ऑक्सीजन फ्री हो गया, और फ्री होकर के वो डिलीवर करेगा। किसको डिलीवर करेगा? ये डिलीवर करेगा टिश्यू को। इस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन वही पॉसिबल है जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो, एल्वियोलाई। डिसोसिएशन वही पॉसिबल है जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, टिश्यू। तो ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखना चाहिए इस कर्व को समझने के लिए। तो ये तो ठीक है कि ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which causes association or dissociation of hemoglobin. But it is not the exclusive factor. There are some factors more. There are some more factors which causes association and dissociation of oxyhemoglobin. तो इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, इस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन पहले ये डिस्कस करूं। ये लिखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कर्व। O2 तो बता ही दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि O2 यदि ज़्यादा होगा तो एसोसिएशन होगा, O2 कम होगा तो डिसोसिएशन होगा। O2 कम कहाँ है? टिश्यू में है। O2 ज़्यादा कहाँ है? लंग्स में है, एल्वियोलाई में। वहाँ पर एसोसिएशन, अलग जगह डिसोसिएशन का प्रोसेस होता है। ठीक। दूसरा है पीएच। पीएच H+, या आप पीएच या दूसरा आप कह सकते हो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों एक ही चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना तो पीएच लेस होना, नहीं, तो दोनों एक ही चीज है। पीएच कैसे अफेक्ट करता है इस कर्व? एट द लेवल ऑफ टिश्यू pH is less. Why? At the level of tissue, pH is less or acidity more. Acidity is pH less होना, acidity क्या होगा? ज़्यादा होगा। Due to more CO2, क्योंकि टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है? टिश्यू CO2 बना रहा है लगातार। तो CO2 यदि लगातार बनाने के कारण टिश्यू के लेवल पर pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या कहेंगे कि एसिडिटी कम होगा। उन कंडीशन में कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। राइट की तरफ कर्व शिफ्ट होना, इसी को बोर इफेक्ट कहते हैं। इसी को हम बोर, ये देखो राइट शिफ्ट, टिश्यू के लेवल पर जो राइट शिफ्ट होता है कर्व का, इसी को हम कहते हैं, ये जो राइट की तरफ कर्व शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं बोर इफेक्ट। मतलब राइट शिफ्ट होना एफिनिटी ज्यादा दिखा रहा है या एफिनिटी लेस दिखा रहा है? मोर एफिनिटी के कारण एसोसिएशन होगा और लेस एफिनिटी के कारण डिसोसिएशन होगा। तो राइट शिफ्ट कर्व का बोर इफेक्ट कहलाता है।
ठीक है, बोर्स इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट को हम इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं कि हम कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट वेयर pH इज लेस और एसिडिटी इज मोर, इस कंडीशन को हम बोर इफेक्ट कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बोर इफेक्ट एल्व्यूलाई के लेवल पर हो रहा है या लंग्स के लेवल, एल्व्यूलाई के लेवल पर हो रहा है या टिश्यू के लेवल पर हो रहा है? ये टिश्यू के लेवल पर हो रहा है, क्योंकि टिश्यू के बोर इफेक्ट के कारण डिसोसिएशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी डिसोसिएशन के कारण टिश्यू को ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। तो बोर इफेक्ट को हम CO2 या pH के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। ये इफेक्ट टेम्परेचर का भी है। अब देखो कि हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलने के कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होएगा, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट, ये भी राइट की ओर शिफ्ट कराएगा। ये भी एक्चुअली ये सारे कंडीशन टिश्यू में ही है। एक कंपाउंड होता है BPG, बी मतलब पहले इसको DPG कहते थे, अब BPG कहते हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फो मतलब यहाँ पर जो है ना, बिस वर्ड 2 फॉस्फेट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक फर्स्ट कार्बन पर एक थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है। इस कंपाउंड का नाम है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इस कंपाउंड के बारे में हम करेंगे जब एक टॉपिक आएगा सेल रेस्पिरेशन, इसमें हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंटरमीडिएट। अभी सिर्फ इतना जानिए, क्योंकि टिश्यू में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है, और मेटाबॉलिज्म के कारण वहां पर ये सारी चीजें बनती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, ठीक है। तो BPG जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण बना। तो BPG जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब BPG के लिए ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, यदि मैं बताऊं कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा तो CO के लिए, नहीं CO के लिए, दूसरे नंबर पर BPG के लिए, और तीसरे नंबर पर O2 के लिए, चौथे नंबर के लिए पर CO2 के लिए। ये डिक्रीजिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इन सबके साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन इसकी बाइंडिंग एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके लिए है? CO के लिए, उसके बाद BPG के लिए, उसके बाद O2 के लिए, सबसे कम CO2 के लिए। अब देखो कि यहाँ पर 2 चीज है, CO की तो हम बात ही नहीं कर रहे। BPG और ऑक्सीजन में ज्यादा एफिनिटी किसके लिए? ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन BPG के लिए। तो और BPG कहाँ अवेलेबल है? BPG अवेलेबल है टिश्यू के लेवल पर। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लूज करके किसके साथ बाइंड करना चाहेगा? BPG के साथ बाइंड करना चाहेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व का क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व का क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। जब भी डिसोसिएशन होगा, कर्व किधर की तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ मूव करेगा। तो राइट साइड मूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? राइट साइड मूव करने के लिए कंडीशंस कहां पर अवेलेबल? टिश्यू पर। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि ऑक्सीजन वहां पर क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, जो कि है टिश्यू में। एल्वेओलाई के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है? कम है। ऑक्सीजन टिश्यू यूज कर रहा है, बना क्या रहा है? CO2। तो CO2 वहां पर ज्यादा है, और CO2 ज्यादा होने के कारण वहां की एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, pH कम हो जाए। वहां पर H+ आयन ज्यादा होगा तो pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सारे कंडीशंस कहां पर प्रेजेंट है? टिश्यू पर प्रेजेंट है। तो टिश्यू पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन क्या दिखाता है? राइट शिफ्ट। लेकिन आप यही देखो कि एसोसिएशन के लिए कंडीशंस कहां पर अवेलेबल है? एसोसिएशन के लिए कंडीशन अवेलेबल है एल्वेओलाई के लेवल। O2 वहां ज्यादा है,
टिश्यू के कंपेरिजन में वहाँ CO2 कम है, वहाँ पर H+ आयन कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, लंग्स में एसोसिएशन के लिए कंडीशन अवेलेबल है। आप देखो ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पर दिखा रखा है, ये देखो कि राइट शिफ्ट रिड्यूस्ड एफिनिटी के कारण होता है, लेफ्ट शिफ्ट इंक्रीज एफिनिटी के कारण होता है। क्या क्या है यहाँ पर, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज्ड 2,3 DPG, 2,3 नहीं होता एक्चुअली, ये 1,3 होता है। ये 1 है, पहले DPG कहते थे, अब ये BPG कहते हैं। इंक्रीज H+, यहाँ पर देख लो बिल्कुल उल्टा कंडीशन है, इस ग्राफ में भी यही था। यहाँ पर देखो pH इज लेस, DPG इज मोर, टेम्परेचर इज मोर। इधर क्या है, pH इज मोर, DPG इज लेस, टेम्परेचर इज लेस। तो ये जो कर्व है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक तो हमें ये बताता है कि डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल होगा, हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, और इनके लिए जो कुछ कुछ कंडीशंस था वो हमने डिस्कस किया। अब एक चीज़ और, जो हमने अब अभी किया था कि कौन कौन से फैक्टर है जो कर्व को अफेक्ट करते हैं, एक चीज़ थोड़ा और समझ लेना चाहिए कि लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व। कुछ कंडीशंस में जो लेफ्ट शिफ्ट होता है कर्व का, एक है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज ए हीमोग्लोबिन ऑफ मसल, है ना। मायो का मतलब होता है मसल, तो मसल में ये ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला कंपाउंड होता है मायोग्लोबिन। ये सवाल एक बार आया कि मायोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है उसका शेप कैसा होता है। मायोग्लोबिन के डिसोसिएशन कर्व का जो शेप होता है वो सिग्मॉइड नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है, ये मायोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में फर्क ये होता है कि मायोग्लोबिन एक ही हीम ग्रुप का बना होता है। अभी हमने क्या किया था कि हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप्स होते हैं, 4। तो 4 की बाइंडिंग एक साथ नहीं होती, एक एक करके बाइंडिंग होती है, इसलिए शेप क्या डिस्कस किया हमने, इसलिए शेप क्या होता है, इसलिए शेप सिग्मॉइड होता है। लेकिन मायोग्लोबिन में तो ऐसा है नहीं, मायोग्लोबिन में तो एक ही हीम ग्रुप है, तो एक के साथ तुरंत बाइंड कर लेगा। तो इसके कंपैरिजन में कर्व राइट होगा या लेफ्ट होगा, यहाँ पर एक ही हीम ग्रुप है तो वो तुरंत बाइंड कर लेगा। तो लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग एक एक करके होगी, इसके कंपैरिजन में ये कर्व क्या है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए लिखा है कि हीमोग्लोबिन ऑफ मसल इट कंटेन्स सिंगल हीम ग्रुप, शेप ऑफ द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक है कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड, affinity of hemoglobin for carbon monoxide is nearly 300 times more than as compared to oxygen. पीछे भी अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन से जो बाइंड करने की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की, उससे ज़्यादा, कितना, नियरली 300 टाइम्स ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड के लिए होती है, ठीक है। और इन दोनों को यदि आप तुम कंपेयर करो कि कार्बन डाई, ये देखो ये कार्बन मोनोक्साइड का कर्व है, ये वाला, ठीक है, ये कार्बन मोनोक्साइड का कर्व है और ये ऑक्सीजन वाला कर्व है। यहाँ पर देखिए कि कार्बन मोनोक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है, यदि पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोक्साइड का सिर्फ 0.5 mmHg हो, सिर्फ 0.5 mmHg हो पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोक्साइड का, तो इस पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, 50% सैचुरेटेड विथ कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड विथ कार्बन मोनोक्साइड at hemoglobin is 50% saturated with O2 at 24 mmHg partial pressure of oxygen, whereas it is 50% saturated with CO2 at 0.5 mmHg
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये 0.5 mmHg है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 0.5 mmHg पर कितना परसेंट सेचुरेटेड है? 50% सेचुरेटेड, सिर्फ 0.5 mmHg। लेकिन हीमोग्लोबिन को, ये हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कर्व है ऑक्सीजन के लिए 24 mmHg पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो तो इस पर ये 50% सेचुरेटेड होगी। तो इसके कंपैरिजन में ये कर्व किधर जाएगा? राइट जाएगा। ये 24 mmHg पर हो रहा है, ये 0.5 mmHg पर हो रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व भी इसके कंपैरिजन में क्या होता है? लेफ्ट की तरफ होता है। एक चीज आप समझिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसे ऐसा एडवाइस किया जाता है कि बंद कमरे में लकड़ी जलाना नहीं चाहिए। जैसे पहाड़ों पर लोग लकड़ी जलाते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि यदि वेंटिलेशन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम इनहेल करेंगे तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है, 300 गुना ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसी का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए तो दिस कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आपको तुरंत हेडेक, नोसिया, नहीं डिजीनेस, ये सब फीलिंग होनी शुरू होगी, और यदि तुरंत ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो आदमी की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। तो ऐसे आदमी को तुरंत यदि ट्रीटमेंट देने के लिए ऑक्सीजन के हाई प्रेशर पर एक्सपोज किया जाता है, और यदि तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो इसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसी को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण डेथ होना। ठीक है, बस लास्ट पार्ट इस वीडियो लेक्चर का कि एक और हीमोग्लोबिन होता है। हम जिस हीमोग्लोबिन की अभी तक बात कर रहे हैं उसको HbA से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीमोग्लोबिन A, HbA। ठीक है, HbA से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो HbA, लेकिन फीटस, वो HbA जो है वो फीटस, वो एडल्ट्स में होता है, लेकिन जो फीटस है, फीटस में एक डिफरेंट काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, उसको हम डिजिग्नेट करते हैं HbF से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बारे में, हीमोग्लोबिन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में, उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वो हम ब्लड टॉपिक जब हम करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन F में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अभी सिर्फ इतना कि आप ये समझिए कि फीटस के हीमोग्लोबिन को हम HbF से डेजिग्नेट करते हैं, और एडल्ट्स के हीमोग्लोबिन को हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों हीमोग्लोबिन में बेसिक डिफरेंस ये है कि लो पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का। जैसे 20 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। इस पर देखिए कि हीमोग्लोबिन ए का परसेंटेज सेचुरेशन कितना है? 35%, 20 mmHg। लेकिन सेम पार्शियल प्रेशर पर HbF का परसेंटेज सेचुरेशन कितना है? 75% सेचुरेटेड। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि लो पार्शियल प्रेशर पर एफिनिटी ऑफ HbF is more than affinity of HbA. This is very necessary for the fetus. Why? fetus के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि फीटस का अपना लंग्स तो फंक्शनल होता नहीं, फीटस तो सांस ले नहीं सकता, तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो मदर से फुलफिल होती है, और मदर जो एयर इनहेल करती है उससे उसका भी काम चलता है, और फीटस को भी वो प्रोवाइड करती है। प्लासेंटा को क्रॉस करके ऑक्सीजन जाता है फीटस के ब्लड में। तो फीटस के ब्लड में तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन का कभी होगा ही नहीं। फीटस के ब्लड में ऑक्सीजन का तो कभी हाई प्रेशर जनरेट ही नहीं हो सकता। तो नेचर ने उसको एक ऐसा हीमोग्लोबिन दिया है जो कम प्रेशर पर भी ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो देखो 20 mmHg पर
20 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो तो उस पर वो 75% सेचुरेटेड हो जाता है, लेकिन 20 mmHg पर हीमोग्लोबिन ए कितना परसेंट सेचुरेटेड, कितना परसेंट है, ओनली 35%। तो इसके कंपैरिजन में ये कर्व किधर की ओर गया, लेफ्ट की ओर गया कि नहीं। तो HbF, कार्बन मोनोऑक्साइड और मायोग्लोबिन, इन तीनों का जो कर्व होता है वो HbA के कंपैरिजन में किधर की तरफ होता है, लेफ्ट में होता है, लेफ्ट की तरफ कर्व होता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। एक बार में ना समझ आए तो 2 से 3 बार इनको सुनिए और इसकी खुद की प्रैक्टिस करिए, कर्व को बना करके प्रैक्टिस करिए, तो उसकी एक आपके माइंड में एक इमेज फॉर्म होगा और फिर आप क्वेश्चन करते हुए जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें कंफ्यूजन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को अपने टीचर से क्लियर कीजिए। और डाउट्स क्लियर होगा तभी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो ध्यान में रखने वाला चैप्टर है। आज बस इतना ही। थैंक यू।